हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम देख रहे थे काइंड्स ऑफ कंपनीज, जिसके अंदर आज हम देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेसिस पर कंपनी कितने टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बात बता देता हूं कि ओनरशिप के बेसिस पर कंपनीज दो टाइप की होती हैं, पहली गवर्नमेंट कंपनी और दूसरी फॉरेन कंपनी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है, किस कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। तो आइए दोस्तों, गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जिसके अंदर हमारी पहली कंपनी आती है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब सरकारी कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसको सरकार कंट्रोल करती हो, गवर्नमेंट कंट्रोल करती हो। अब ये कंट्रोल कैसे डिसाइड होता है, कंट्रोल का मतलब क्या। अभी तक हमने इससे पहले कई सारे तरीके के कंट्रोल देखे, हर एक टाइप ऑफ कंपनी के अंदर कंट्रोल अलग अलग तरीके का होता था। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल का मतलब क्या। तो यहाँ पर हमें बता रखा है कि ऐसी कंपनी जिस कंपनी के मिनिमम 51% पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास हो, वो कंपनी हमारी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। कितनी लिमिट लगा रखी है, 51%, ये मिनिमम है। मिनिमम 51% पेड अप शेयर कैपिटल अगर गवर्नमेंट के पास है किसी कंपनी के, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। अब इस बात को लिखा किस तरीके से है वो भी देख लेते हैं। गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। 51% से कम पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होना चाहिए, यानी मिनिमम 51% तो होना ही चाहिए। इसका मतलब ये जो 51% है ये मिनिमम है, इससे कम में काम नहीं चलेगा। तो मिनिमम 51% पेड अप शेयर कैपिटल अगर किसी कंपनी का गवर्नमेंट के पास है, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। अब गवर्नमेंट कौन कौन सी हो सकती है, हमें पता है हमारे इंडिया के अंदर स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट तो बहुत सारी है, हर एक स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर कौन से गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। मिनिमम 51% पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास होना चाहिए, हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, और बाय यानी स्टेट गवर्नमेंट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास हो। अब स्टेट गवर्नमेंट एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि दो तीन अलग अलग स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर 51% पेड अप शेयर कैपिटल खरीदा है, तो उस केस में भी 51% तो गवर्नमेंट के पास है ना। इस बात से फर्क तो नहीं पड़ता कि वो कौन से स्टेट की गवर्नमेंट के पास है। तो स्टेट गवर्नमेंट एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। या फिर ऐसा हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर खरीदी है, पार्टली स्टेट गवर्नमेंट के पास है और पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो ये भी पॉसिबल है। तो किसी भी तरीके से कॉम्बिनेशन कोई भी हो, अगर किसी कंपनी के मिनिमम 51% पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है, तो वो कंपनी हमारी सरकारी कंपनी कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। इसके मैं एग्जांपल की बात करूं तो कई सारे हमारे इंडिया के अंदर एग्जांपल है। एलआईसी इसका एग्जांपल हो सकता है, भारत पेट्रोलियम हो सकता है, कोल इंडिया हो सकता है, भेल हो सकता है, कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ये सब हमारी गवर्नमेंट कंपनी है। तो समझ में आ गई आपको बात। आगे कुछ और बात लिखी हुई है, ध्यान से देखो। अब ये क्या दिया हुआ है, सेकेंड पॉइंट हमारे पास गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन थी, जिसके स्टार्टिंग में लिखा था गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी। अब इसके अंदर आगे फर्दर दो पॉइंट्स दिए हुए थे, जिसमें से पहला पॉइंट हमने समझ लिया। अब इसके दूसरे पॉइंट को देखते हैं। जो सेकंड पॉइंट है उसको ऊपर से पढ़ा जाएगा, डेफिनेशन की स्टार्टिंग से पढ़ा जाएगा। गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। ये कह रहा है कि गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाती है। सब्सिडरी क्या होती है, ऐसी कंपनी जिसको कंट्रोल करा जाता है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि कंट्रोल कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कंपनी कंट्रोल कर रही है। तो गवर्नमेंट कंपनी अगर किसी कंपनी को कंट्रोल कर रही है, तो वो कंपनी भी तो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। तो वही बोला जा रहा है कि सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑलवेज अ गवर्नमेंट कंपनी। तो समझ में आ गया आपको, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। तो ये हमारी हो गई गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन। यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन लिखना रह गया, आप लिख लेना। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 2 क्लॉज 45 के अंदर। ये हमारा गवर्नमेंट कंपनी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी, जो कि हमारी फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी से आप क्या समझते हो, अगर फॉरेन कंपनी का हम डिक्शनरी मीनिंग देखें, तो फॉरेन कंपनी का मतलब हो गया विदेशी कंपनी, ऐसी कंपनी जो इंडिया की ना हो, यानी जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो आउटसाइड इंडिया, यानी इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हुई हो। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है। अ फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी वो इंडियन कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है। फॉरेन कंपनी को बोला जा रहा है कि फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, कि फॉरेन कंपनी का मतलब या तो कंपनी होगा या फिर बॉडी कॉर्पोरेट होगा, और ये दोनों की दोनों कहां पर इनकॉर्पोरेट होंगी, आउटसाइड इंडिया में। कंपनी का मतलब तो हमें पता है, लेकिन एज पर कंपनीज एक्ट जो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में दे रखा है, वहां पर तो पहली लाइन बोली है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, यानी ऐसी कंपनी जो इंडिया के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो।
लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, यानी ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड है आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पर जो कंपनी का मतलब है वो कुछ और है, जबकि जो सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर कंपनी का मतलब है वो कुछ और है। तो ऐसी कंपनी या फिर ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, इन दोनों चीजों को बोला जा रहा है फॉरेन कंपनी। तो इन सब बातों को पहले समझते हैं, उसके बाद वापस अपनी फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बॉडी कॉर्पोरेट को। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन हमें गिवन है सेक्शन 2 क्लॉज 11 के अंदर। क्या बोला हुआ है, ध्यान से देखो। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, यहां पर भी पंगा कर दिया। क्या बोल दिया, डेफिनेशन ने बोल दिया बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स। कभी भी आप ऐसी कोई डेफिनेशन देखोगे जिसके अंदर इंक्लूड्स लिखा होगा, इसका मतलब वो एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव का मतलब कि जो जनरल मीनिंग है वो तो है ही है, साथ में जो हम बता रहे हैं वो भी होगा। यहां पर बोला बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, बॉडी कॉर्पोरेट क्या है ये नहीं बताया, लिखा हुआ है बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर ये भी इंक्लूड होगा। यानी बॉडी कॉर्पोरेट का जो जनरल मीनिंग है वो तो है ही है, साथ में बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर ये चीजें भी इंक्लूड हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब नहीं बताया, तो अब हम बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कहां से जाने, कौन बताएगा हमें बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब? तो मैं बताऊंगा आपको बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब। यहां पर देखो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब एक ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसके अंदर ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हो। कोई भी ऐसी एंटिटी जो इन 4 इसेंशियल्स को पूरा करती हो वो हमारी बॉडी कॉर्पोरेट कहलाती है। और ये चारों का मतलब हमने पहले देखा हुआ है जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनीज पढ़ रहे थे। पहला है हमारा इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ, ऐसी एंटिटी जो किसी भी लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट हो यानी रजिस्टर्ड हो। यहां पर लिखा हुआ है एनी लॉ, इसका मतलब हम कोई इंडियन लॉ की तो बात नहीं कर रहे। एनी लॉ का मतलब कोई भी लॉ, दुनिया के अंदर कोई भी लॉ हो उसके अंदर भी अगर कोई एंटिटी रजिस्टर्ड है तो काम चल जाएगा। तो वही बोल रहा है वो कि अगर कोई भी एंटिटी, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन पूरी दुनिया में किसी भी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है तो वो हमारी इस पहली कंडीशन को पूरा करता है। दूसरा, सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मतलब तो हमें बहुत अच्छे से पता है, एक ऐसी एंटिटी जिसका सेपरेट एग्जिस्टेंस है। तो कोई भी एंटिटी जिसका अपना सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होगा वो इस सेकंड कंडीशन को पूरा करेगी। तो दूसरी कंडीशन भी हमें समझ में आ गई, दूसरा एसेंशियल भी क्लियर है। तीसरा है हमारा परपीचुअल सक्सेशन। अब इसका मतलब भी हमें पता है कि एक ऐसी एंटिटी जिसको मेंबर्स के आने या जाने, जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एंटिटी कभी नहीं रुकती, फॉरएवर चलती रहती है। जैसे कि हमारी कंपनी, हमने पढ़ा था परपीचुअल सक्सेशन कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। फोर्थ है हमारा कैपेसिटी टू स्यू और बी स्यूड, यानी ऐसी एंटिटी जो केस कर भी सके और जिसके ऊपर केस करा भी जा सके। तो ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर हो गए। तो यहाँ पर हमें बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब समझ में आ गया। हम कोई भी एंटिटी को उठाएंगे और उसमें इन चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को लगा के देखेंगे। अगर किसी भी एंटिटी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन में ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स लगते हो तो वो एंटिटी हमारे लिए बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी। सिंपल सा तरीका है बॉडी कॉर्पोरेट की पहचान करने का। एक दो एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर एग्जांपल देखो, पहला है हमारा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? चेक कर लेते हैं, चारों इसेंशियल्स को लगाते हैं। क्या ये रजिस्टर्ड है अंडर एनी लॉ? तो बिल्कुल, ये कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है और कंपनीज एक्ट भी हमारा एक लॉ है, तो पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरा, क्या इसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है? तो हमें पता है हर वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है उसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, तो दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। तीसरी चेक करते हैं, क्या इसकी परपीचुअल सक्सेशन है? तो बिल्कुल, हर वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है उसकी परपीचुअल सक्सेशन होती है, तो तीसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। चौथी देखते हैं, क्या ये कैपेसिटी टू स्यू और बी स्यूड है? तो बिल्कुल है, ये कंडीशन भी पूरी होती है। तो हमने चारों कंडीशन चेक कर ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट की चारों कंडीशंस को पूरा करता है, तो हम कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक बॉडी कॉर्पोरेट है। अब यहाँ पर बात सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज की नहीं आती, हम ये भी कह सकते हैं कि हर वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है वो बॉडी कॉर्पोरेट है। समझ में आ रही है आपको बात? दूसरा है हमारा आरबीआई। मैंने आपको बताया था आरबीआई जो है वो एक स्टैट्यूटरी कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर आरबीआई एक्ट, यानी आरबीआई का अपना एक सेपरेट एक्ट है। तो बॉडी कॉर्पोरेट की चारों कंडीशंस को आरबीआई के ऊपर लगा के देखो। आरबीआई एक्ट में रजिस्टर्ड है तो पहली कंडीशन पूरी होती है। आरबीआई के पास सेपरेट लीगल एंटिटी है, बिल्कुल सही है। आरबीआई के पास परपीचुअल सक्सेशन है और आरबीआई कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड भी है, तो यहाँ पर भी चारों कंडीशन पूरी होती है, तो आरबीआई भी हमारी बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी। इसी तरीके से तीसरा एग्जांपल देखो, एप्पल आईएनसी, इसके ऊपर चारों कंडीशन लगा के देखो। पहली कंडीशन रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ, तो एप्पल आईएनसी जो है वो यूएस के लॉ में रजिस्टर्ड है, तो हमें बोला गया था अंडर एनी लॉ, इंडिया का लॉ होना जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर एप्पल आईएनसी यूएस के लॉ में रजिस्टर्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली कंडीशन तब भी फुलफिल होती है। दूसरी है हमारी सेपरेट लीगल एंटिटी, तो बिल्कुल एप्पल आईएनसी के पास सेपरेट लीगल एंटिटी है, हर कंपनी के पास सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, चाहे वो इंडिया में रजिस्टर्ड हो चाहे इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हो। तीसरा परपीचुअल सक्सेशन, तो वो भी बिल्कुल है। फोर्थ
कैपेसिटी टू स्यू और बी स्यूड, तो ये भी बिल्कुल है। तो यहाँ पर चारों कंडीशन पूरी होती है, तो हम कह सकते हैं एप्पल आईएनसी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। अगला एग्जांपल देखो, एलएलपी। क्या एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है? तो एलएलपी रजिस्टर्ड होती है अंडर एलएलपी एक्ट 2008, तो पहली कंडीशन इसके लिए भी पूरी हो जाएगी। बाकी की 3 कंडीशन देख लो, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन और कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड, ये तीनों की तीनों भी इस एलएलपी के ऊपर लगती हैं। ध्यान रखना, एलएलपी एक्ट ने एलएलपी को सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस दे रखा है, जबकि जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट था उसमें पार्टनरशिप को सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं मिला था। तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप के अंदर कभी भी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो यहाँ पर जो एलएलपी है वो हमारी बॉडी कॉर्पोरेट की चारों कंडीशन को पूरी कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। नेक्स्ट है हमारा पार्टनरशिप। मैंने आपको पहले ही बता दिया, पार्टनरशिप के अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी की कंडीशन पूरी नहीं होती, तो इसीलिए पार्टनरशिप हमारी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहलाएगी। तो आपको क्या समझ में आया कि ऐसी कोई भी एंटिटी जो बॉडी कॉर्पोरेट के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा करे, 4 कंडीशंस को पूरा करे, वो हमारी बॉडी कॉर्पोरेट कहलाती है। अब पहला एग्जांपल देखो जरा, रिलायंस इंडस्ट्री एक इंडियन कंपनी है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो ये भी हमारी बॉडी कॉर्पोरेट है। आरबीआई जो एक स्टैट्यूटरी कंपनी है जो आरबीआई एक्ट में रजिस्टर्ड है, ये भी हमारी बॉडी कॉर्पोरेट है। एप्पल आईएनसी जो यूएस में रजिस्टर्ड है, वो भी हमारी बॉडी कॉर्पोरेट है। तो बॉडी कॉर्पोरेट एक बहुत वाइडर टर्म है, इसके अंदर कंपनी भी इंक्लूड होती है, लेकिन क्या सिर्फ कंपनी इंक्लूड होती है? नहीं, कंपनी के अलावा और भी बहुत कुछ इंक्लूड होता है। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर ऐसी कंपनी भी इंक्लूड होती है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, ऐसी कंपनी भी इंक्लूड होती है जो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है, ऐसी कंपनी भी इंक्लूड होती है जिनका अपना सेपरेट एक्ट है, एलएलपी भी इंक्लूड होती है। तो जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो तो बहुत बड़ा, बहुत वाइडर टर्म है, उसके सामने कंपनी तो बहुत छोटा टर्म है। समझ में आ रही है आपको बात? अभी इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। यहां पर आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ध्यान से देखो तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, लेकिन हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं होती। आपके एग्जाम में ये स्टेटमेंट डायरेक्टली लिखी आ जाती है, बोला जाता है इसको डिस्क्राइब करो, तो आपको बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी के बीच का फर्क तो पता होना चाहिए। बॉडी कॉर्पोरेट एक वाइडर टर्म है, हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, लेकिन हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं होती। समझ में आ रही है आपको बात? थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, आगे देखते चलो। यहाँ पर एक नोट दे रखा है, पहली एक कंपनी जो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में बता रखी है, यानी वो कंपनी जो रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 20 वाली कंपनी का मतलब हो गया इंडियन कंपनी, तो इसके बारे में तो आपको सब कुछ क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखो, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी ऐसी कंपनी जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट है, आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है। इसका एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, अभी हमने देखा था एप्पल आईएनसी, ये एक यूएस कंपनी है जो यूएस में रजिस्टर्ड है, तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के अंदर ऐसी कंपनीज आ गई जो रजिस्टर्ड भी इंडिया के बाहर है और बिजनेस भी इंडिया के बाहर करती है, उनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या उनके ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगा? तो बिल्कुल नहीं लगेगा। जिसका इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं है, जो रजिस्टर्ड भी आउटसाइड इंडिया है और बिजनेस भी बाहर कर रही है, उससे हमें क्या लेना देना, तो उसको हम छोड़ना पड़ेंगे यहाँ पर। तीसरा देखो, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट है आउटसाइड इंडिया लेकिन बिजनेस कर रही है इन इंडिया। ध्यान से समझो, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट में फर्क देखो। आपको सेकंड पॉइंट में क्या बताया था कि ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर ही रजिस्टर्ड है और बिजनेस भी इंडिया के बाहर कर रही है, और थर्ड पॉइंट में मैंने आपको बोला कि ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है लेकिन बिजनेस इंडिया में कर रही है। तो फॉरेन कंपनी से तो हमारा लेना देना है, ये इंडिया में बिजनेस कर रही है, तो इन कंपनीज को तो इंडियन गवर्नमेंट पकड़ेगी, लेकिन सेकंड पॉइंट वाली जो कंपनीज है उससे इंडियन गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। तो आपको समझ में आ रही है बात? डिफरेंस क्लियर हो रहे हैं? अच्छा, अब एक सवाल पूछता हूँ आपसे, ध्यान से सुनो। एप्पल आईएनसी को मैं कौन से पॉइंट में डालूं, सेकंड में या थर्ड में? क्योंकि दोनों ही पॉइंट के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट तो आउटसाइड इंडिया हो रही है, बस फर्क इतना है कि सेकंड पॉइंट में कंपनी बिजनेस भी आउटसाइड इंडिया में करेगी, लेकिन थर्ड पॉइंट में कंपनी बिजनेस इंडिया के अंदर करेगी। अब ये बताओ एप्पल आईएनसी को कौन से पॉइंट में डालूं? तो आप लोग कहोगे कि एप्पल आईएनसी को थर्ड पॉइंट में डालना चाहिए क्योंकि एप्पल कंपनी तो इंडिया में बिजनेस करती है। तो मैं बता दूं, आपका जवाब बिल्कुल गलत है, एप्पल आईएनसी इंडिया में बिजनेस नहीं करती। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। इंडिया में जो कंपनी बिजनेस करती है वो एप्पल आईएनसी नहीं है, इंडिया में बिजनेस करने वाली कंपनी एप्पल आईएनसी की सब्सिडरी है। एप्पल आईएनसी हमारा सेकंड पॉइंट के अंदर आएगा, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड आल्सो कंडक्टेड बिजनेस आउटसाइड इंडिया। एप्पल आईएनसी इंडिया में बिजनेस नहीं करती। एप्पल आईएनसी ने इंडिया के अंदर अपनी एक सब्सिडरी बनाई जिसका नाम है एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो इंडिया के अंदर बिजनेस करती है। यानी एप्पल आईएनसी की सब्सिडरी इंडिया में बिजनेस करती है, एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है ये इंडिया के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, यानी जो एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है वो फर्स्ट पॉइंट के अंदर आएगी सेक्शन 2 क्लॉज 20 वाले में,
और जो एप्पल आईएनसी है वो सेकंड पॉइंट के अंदर आएगी, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो क्लियर हो गया। तो हमें ध्यान से देखना होता है कि किस कंपनी को कौन सी कैटेगरी में डालें। फोर्थ पॉइंट देखो, बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब तो हमें अच्छे से पता है, बॉडी कॉर्पोरेट के लिए हमें कोई टेंशन नहीं है, 4 कंडीशन है, सब पे लगा के देख लेंगे, पूरी हो गई तो बॉडी कॉर्पोरेट कह देंगे। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है? तो आपका जवाब होगा हाँ बिल्कुल, कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है। सेकंड पॉइंट, क्या कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बॉडी कॉर्पोरेट है? तो बिल्कुल ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है। तीसरा है फॉरेन कंपनी, क्या फॉरेन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है? तो बिल्कुल फॉरेन कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट है। तो ये जो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट है, ये तीनों की तीनों बॉडी कॉर्पोरेट है। तो आपको इन चारों टर्म्स में डिफरेंस समझ में आया। तो आप सबसे पहले देखते हैं बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन को, जिसको हम छोड़कर आए थे। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन 2 क्लॉज 11 में दे रखी है। क्या बोला है? बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, यहाँ पर इंक्लूड्स लिखा है, तो जो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है वो तो इस डेफिनेशन के अंदर कवर हो ही रहा है, लेकिन साथ में इंक्लूड्स लिखकर कुछ और भी कवर कर दिया जा रहा है। तो क्या बोला गया? बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो हमें बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब भी पता है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का मतलब भी पता है। अब आगे देखो क्या लिखा है, बट डज नॉट इंक्लूड। कुछ चीजें बाहर कर दी बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन से, क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 2 पॉइंट बता रखे हैं जिसको बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से बाहर करा गया है। पहला है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। तो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कभी भी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी नहीं आएगी। अ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज। सेकंड क्या है? सेकंड है एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई ऑन दिस बिहाफ। स्टार्टिंग में देखो क्या लिखा है, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट। इसका मतलब जिसको बाहर करा जा रहा है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन फिर भी उसको बाहर करा जा रहा है। और बाहर कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बाहर करेगी। अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन निकाल दिया और बोल दिया कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो फिर उस केस में वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 11। और फिर चाहे वो एक्चुअल में बॉडी कॉर्पोरेट हो या ना हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट में कुछ और बातें लिखी हुई है, नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट 2013। हमें ये पता है कि कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल कर किसी भी ऐसी कंपनी को इस सेकंड पॉइंट के अंदर नहीं डाल सकती जो कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइन है। तो समझ में आ गया। अब रह गया हमारा एक फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन को हम छोड़कर आए थे, दोबारा चलते हैं फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन के ऊपर। तो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 42 में गिवन है। क्या बोला गया है? अ फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। फॉरेन कंपनी का मतलब या तो कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन वो रजिस्टर्ड कहां पर होगी? आउटसाइड इंडिया। तो इतनी बातें तो हमें क्लियर है। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे 2 पॉइंट दे रखे हैं हमें। पहला, विच हैज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ध्यान से देखो, एक ऐसी कंपनी या फिर एक ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पर है? उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है। अब वो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में किस तरीके से होगा वो भी बता रखा है, वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो प्लेस ऑफ बिजनेस या तो खुद से हो या फिर एजेंट के थ्रू हो या तो फिजिकली हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहां तक समझ में आ गया। आगे देखो एंड लिखा हुआ है, एंड का मतलब दूसरी कंडीशन को भी पूरा करना होगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। इंडिया के अंदर कोई ना कोई बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करनी होगी, यानी इंडिया के अंदर काम भी करना है, इंडियन कस्टमर्स को टारगेट करना है। तो अगर ध्यान से देखें, किसी भी कंपनी को फॉरेन कंपनी कहने के लिए 3 कंडीशन है। पहली, कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट होना चाहिए आउटसाइड इंडिया, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन है इसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर होना चाहिए। प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब अगर कोई वेबसाइट है तो उसका सर्वर इंडिया में होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, उस वेबसाइट के थ्रू आप इंडियन कस्टमर को टारगेट करोगे, यानी इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी करोगे। तो तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तभी आप किसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को फॉरेन कंपनी कह सकते हो। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो अब तो क्लियर हो गई फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन। तो हम कह सकते हैं हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कंप्लीट हो गया। इसके अंदर 2 कंपनीज थी, गवर्नमेंट कंपनी और फॉरेन कंपनी, हमने दोनों देख ली। अब इस चैप्टर के अंदर 2-3 तरीके की कंपनीज और रह गई, उसको हम देख लेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आज की क्लास को लेकर या पिछली किसी भी क्लास को लेकर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। चैनल को तो सब्सक्राइब करोगे ही करोगे, कहने वाली बात नहीं होनी चाहिए। फटाफट चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। बाकी वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में दे दिया करो। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।